राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 9 मई इवनिंग शिफ्ट के पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो सेशन था हमारा, वहां पर हम कहाँ कितना क्वेश्चन देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 53 तक हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने टाइप ऑफ एंगल्स पर क्वेश्चन देखा था और ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद 54th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 54th क्वेश्चन 54वां प्रश्न, हाँ, ये रिलेटेड है पेडागोजी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, सुश्री प्रीति कक्षा में समरूप त्रिभुजों को पढ़ा रही हैं। समरूप त्रिभुज पढ़ा रही हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो पढ़ा रही हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के पढ़ाने में विद्यार्थियों को समरूप त्रिभुजों की सभी अवधारणाओं को ठीक ढंग से समझने के लिए निम्न में से कौन सा विषय या अध्याय पहले से आता हो, पूर्व इच्छा हो, पहले से आता हो। अब सिमेट्रिक ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। सिमेट्रिक ट्रायंगल अगर हम बनाने जाएंगे तो सिमेट्रिक अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएंगे ये सिमेट्रिक, एक बड़ा एक छोटा। ये सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक से पहले एक जैसे दिखने वाली चीजों से पहले हमें जरूरत होती है कि हम बच्चों को सिखाएं एक जैसी, बिल्कुल समान समान दिखने वाली चीजें। देन उसके बाद एक बड़ी और एक छोटी, एक जैसी दिखने वाली चीजें, ये बताना पड़ेगा। साथ में क्या, अब ट्रायंगल के अगर एलिमेंट्स देखा जाएंगे, पार्ट्स देखा जाएंगे, तो मुख्य रूप से इसमें 6 पार्ट रहते हैं। 3 इसकी साइड्स रहती हैं और 3 इसके एंगल रहते हैं। ये 6 एलिमेंट्स या पार्ट्स या प्रॉपर्टीज हमें बच्चों को ठीक से समझाना होंगी। उसके गुण हम समझा देंगे, इनके गुण हम समझा देंगे। हम बताएंगे एक जैसे ट्रायंगल कब होते हैं, जब उनके ये एक के 6 पार्ट दूसरे के 6 पार्ट के बराबर हो जाते हैं, तब वो कैसे होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं ट्रायंगल। अब पार्ट्स में क्या है, भुजाएं हैं, प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। एंगल है, एंगल किससे बनता है, दो लाइन के मिलाने से एंगल बनता है। उनका झुकाव जो बताया जाता है वो एंगल के माध्यम से बताया जाता है। तो ये एलिमेंट्स हैं, बस इसकी स्टडी हमें पहले से आनी चाहिए। ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, लाइन और एंगल्स। पहला ऑप्शन दे रहा है लाइन एंड एंगल, तो लाइन एंड एंगल बिल्कुल ठीक कहानी है। दूसरा ऑप्शन सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज का मतलब है जो 6 एलिमेंट हैं वो बिल्कुल बराबर है। ये इस तरह से कुछ, ये बिल्कुल बराबर है। जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत भुजाएं और संगत कोण पूरी तरह से बराबर हैं। त्रिभुजों के गुण, त्रिभुजों के गुण से मतलब है, उदाहरण के तौर पर हमने लिया कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में आता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज एंगल से रिलेटेड और साइड से रिलेटेड, क्योंकि यही तो 6 पॉइंट हैं, एलिमेंट्स हैं, जिनको हमें एक जैसा दिखने वाला बताना है। तो सर्वांग सम होते हैं जुड़वा, ये जुड़वा होते हैं, मोटे तौर पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। और जो समरूप होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, माँ बेटी, माँ बेटी या बाप बेटा, ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसा जनरली बोला जाता है बिल्कुल बाप की तरह दिखता है, तो वो है तो नहीं ना, बराबर तो नहीं है ना, दिखता है जैसा, रूप एक जैसा है, उन्हें कहा जाता है समरूप। और सभी अंग बराबर होते हैं, उन्हें कहा जाता है सर्वांग सम। चौथा ऑप्शन दे रहा है 3D आकृति। 3D आकृति को ध्यान से समझना, 3D स्ट्रक्चर। अब ट्राइंगल और 3D स्ट्रक्चर, कहीं पर भी आप इस स्पेस में आप कहीं पर भी 3 पॉइंट लेना, 3 पॉइंट से मिलकर ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है। कोई भी 3 पॉइंट उठाकर देखना और उन तीनों पॉइंट को अगर मिलाओगे तुम, और फिर एक कॉपी से पेज लेना या न्यूज़पेपर लेना, उनको तीनों को कवर करने की कोशिश करोगे, वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं। कागज प्लेन है तो वो एक ही कागज पर कवर हो जाएंगे तीनों पॉइंट। तो ट्राइंगल हमेशा 2D होगा, 2 डायमेंशन उसमें होंगी, लंबाई और चौड़ाई, और दोनों के बीच में लंबाई चौड़ाई का वो एलिमेंट रहेगा। लेकिन तीसरा डायमेंशन ट्राइंगल में नहीं होता।
तो 3D बनने के लिए ही कम से कम 4 पॉइंट अलग अलग चाहिए होते हैं, कम से कम 4 पॉइंट 3D के लिए चाहिए। तो ये जो बोल रहा है कि ये 3D होगा, बिल्कुल गलत है। अगला पॉइंट बोल रहा है वृत्तों के गुण, बिल्कुल गलत है। तो अपने लिए आंसर सही कौन सा पड़ रहा है? 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 वाला अपना आंसर सही होगा, 1, 2 और 3। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका वैल्यू बता दो x इज इक्वल टू 3 पर। x का मान 3 रख दो और जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू बता दो। बता देते हैं भाई, बता देते हैं। कैसे बताएंगे हम? x की वैल्यू इसमें डाल देंगे 3। x कितना? 3 और ये क्यूब प्लस 6 इंटू p प्लस 7, 27, 27 3 81, 18 99 और 7 106, 106। ये अपना आंसर बन जाएगा 106। 106 रुकने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधे हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। हाँ, वो बोल रहा है एक किराने की दुकान की सूची दी हुई है, किराने की दुकानदार की सूची दी है, और हालांकि किराने की जगह वो फ्रूट्स बोलता तो ज्यादा बेहतर होता, अनार, अमरूद, कीवी और लीची बेच रहा है। तो फल विक्रेता की लिस्ट दी हुई है, 100 रुपए में बेच रहा है 8 किलो अनार, 64 रुपए में 16 किलो अमरूद, 220 रुपए में 20 किलो कीवी और 140 रुपए में 24 किलो लीची वो बेच रहा है। बहुत पुरानी बात है ये, अभी की बात नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन होगा ये, कहीं से लिया होगा जहां से भी, क्योंकि ये रेट्स से आपको समझ में आ रहा होगा। लूट हो जाएगी अगर कहीं पर ये पता चल जाए ऐसा कुछ बिक रहा है, तो समझ सकते हैं आप लोग आज की रेट में क्या होगा। तो ये पुराना क्वेश्चन है। अब इसमें से बोल रहा है वो, यदि कोई ग्राहक प्रत्येक वस्तु का 25% प्रति किलोग्राम लेता है। अब देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है उसने। 25% प्रति किलोग्राम लेता है, 1 किलोग्राम में से 250 ग्राम ले रहा है वो, तो जितना भी किलोग्राम था, 8 किलोग्राम है, उसका 25% ले लेगा। तो हम ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर किसी दुकानदार ने ये बोला है कि 50 रुपए किलो, यदि कुछ भी वस्तु है, मान लो आलू बिक रहा है 50 रुपए किलो, अगर 50 का 1 किलोग्राम आलू है, तो जब हम उससे बोलेंगे आधा किलो दे दो, तब हम इसे 25 रुपए देंगे, ठीक ठाक भाव के हिसाब से। तो 25 रुपए हमने दिया उसको, जितनी आप क्वांटिटी लोगे उतना पैसा दोगे। यहाँ क्वांटिटी कितना लेने का बोल रहा है? हर किलोग्राम में से 25% वो लेने को बोल रहा है, 25% मात्रा प्रति किलोग्राम हर किलोग्राम में से। ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर बोल रहा है तो प्रति रुपए में खरीदी गई कुल मात्रा, जो प्रति होता है ना, वो बताता है कि इसे नीचे लिखा जाना है। तो रुपए कहां लिखा जाना है? नीचे। और क्या बताना है? मात्रा, ये बताना है 1 रुपए में कितनी मात्रा आई, और लेना कितना है? 25%। कर दो इसको सीधे सीधे, जैसा वो बोल रहा है वैसा बता दो। बता देते हैं भाई। अब चलते हैं अपन बताने। ऊपर क्या लिखना है? मात्रा लिखना है, नीचे लिखना है रुपया, जो भी जितना भी रुपया बन रहा है। तो मात्रा अपन ऊपर लिखें कितना? 8, 16, 20 और 24। इसका कितना प्रतिशत? 25%। और 25% मात्रा ली है, तो रुपए भी कितना लेगा वो? 25%। तो 100, 64, 220 और 140 का 25%। 25 से 25 काट दोगे, 8 और 16 24, 24 और 20 44 और 64 68, 68 हो गया ये हो जाएगा 100, 320, 320 और 140 460, 460 और 24 564, 524। 4 से काट दोगे, 17 चौक 68, 4 एकम 4, फिर 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 और फिर एक बार
17/131। 17/131 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसा वो पूछ रहा है बस जैसा उसने बोला वैसा हमने लिख दिया और हमारा आंसर हमें दिखने लगा। तो बहुत कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था, हल्की सी कैलकुलेशन थी, बहुत समझने का भी नहीं था, इसलिए वापस रिपीट करने का भी ज्यादा कोई वो नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्योरली कैलकुलेशन का क्वेश्चन, कर देते हैं अपन इस क्वेश्चन को। वो बोल रहा है 4 रूट के अंदर 6 माइनस 6 रूट के अंदर 8 माइनस 3 रूट 2 के 0 के बराबर है, या बराबर में क्या लगा दो, 0 लगा दो, 0 है तो k/2 का स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा। अब अपन इसे करना शुरू करते हैं। सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो सिंप्लीफिकेशन पर ही चलते हैं। इस पार्ट को अपन यहां उठा लेते हैं, ये हो जाएगा 3 रूट 2 और k बाहर है, ये हो जाएगा 4 रूट 6 है तो इसे लिख लेंगे रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 6 रूट 8 है, 8 को क्या करेंगे 4 गुणा 2 अंदर, अंडर रूट के अंदर 4 गुणा 2, तो इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये बचा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। रूट 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे और इस रूट 2 से काट देंगे। ठीक, अच्छी बात। अब देखें हम यहां क्या दिख रहा है हमें, इस 3 से इधर अगर हम भाग लगाएंगे, 3 से इधर हम भाग लगाएंगे, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए कितना k/2, k/2 चाहिए हमें, k/2 और उसके बाद में अपन करेंगे उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर हम बाद में कर लेंगे, पहले अपन क्या ले आए k/2 ले आते हैं, तो 3 को इधर भाग लगा दें और फिर 2 से और भाग लगा दें, तो कुल मिला के भाग किससे लगाना पड़ेगा अपन को, पूरी इक्वेशन को 6 से भाग लगाना पड़ेगा। तो अपन पूरी इक्वेशन को क्या कर दें 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसके k के नीचे क्या आ जाएगा, k के नीचे आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 4 रूट 3/6, ये काटोगे ये 2 बचेगा, ये नीचे बचेगा 3, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 6 गुणा 2 के बटा में 6, देखो 2 बाहर आ जाएगा और ये नीचे क्या है 3, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर लिख लो, 2 बाहर लिख लो, 1/√3 हो जाएगा, ये 2 बाहर लिखोगे ये हो जाएगा 1/√3 माइनस 1, एलसीएम लेकर अपन इसे लिख दें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस √3/√3, ये लिखने में आ जाएगा, दोनों जगह से बाहर लिख दिया, ये बचेगा √3 और यहां होगा 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, तो एक बार √3 कट जाएगा, एक बार नीचे √3 बचेगा, √3 का यहां गुणा होगा 1 माइनस √3/√3। अब मिल गया स्क्वायर करने वाला स्टेप, अब अपन स्क्वायर कर देते हैं सीधे, तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड k/2 का होल स्क्वायर, इसको बाहर ही लिख देते हैं, अंदर लिख के क्या करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और नीचे √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, अंदर क्या होगा होल स्क्वायर बना है, होल स्क्वायर बनेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, a की जगह 1 और b की जगह √3, बस हो गया अपना क्वेश्चन। ये कितना है 4/3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2√3। अब भी देखो 2 बाहर आ सकता है तो 2 हमने बाहर लिखा, ये हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 2 माइनस √3, यही अपना क्या बनेगा आंसर बनेगा। बस सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन में, बाकी क्वेश्चन डूएबल है। तो उम्मीद है हम इसकी कैलकुलेशन भी आप लोगों को समझा पाए हैं, बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन, हम इजी नहीं बोल रहे हैं, अदरवाइज आप लोगों के को हिट करेगा या दिल पे, सर ऐसे क्वेश्चन को इजी मत बोला करो, नहीं बोल रहे हैं हम इसको इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 रुपए की कुछ किताबें खरीदी गई, 300 रुपए में कुछ किताबें खरीदी गई, उसके बाद बोल रहा है
उसी धनराशि में 5 किताबें और एक्स्ट्रा आ जाती यदि रेट 10 रुपए कम हो जाता। अब रेट 10 रुपए कम हो जाता तो रेट कम होना ये क्या बताता है? कम होना बताता है डिफरेंस, अंतर को। किस अंतर को? बाद में देखो, बाद में रेट कम है, बाद में रेट कम है और पहले रेट ज्यादा है, तो रेट 1 माइनस रेट 2 ये कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। और खर्च कितना कर रहा है? वो खर्च कर रहा है 300 रुपए। अगर वो 300 रुपए खर्च कर रहा है और 300 रुपए में अपन को नहीं पता किताबें कितनी आ रही हैं, किताबें आ रही हैं x, किताब आ रही है x, तो बाद वाली जो किताब है उसका रेट क्या होगा? कम होगा। बाद वाली किताब का रेट कम होगा। तो अब देखते हैं हम 300 रुपए में कितनी किताबें आ जाएंगी। देखते हैं रेट के हिसाब से देखें या किताब के हिसाब से, किसी से भी अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, अपन किसी से भी करें। अब अपन इसी से कर लेते हैं, रेट से कर लेते हैं, किताब से भी अपन कर सकते थे, तो रेट से करेंगे। रेट अब कैसे निकालेंगे? रेट कैसे निकालेंगे? रेट मतलब होता है एक की कीमत। अगर 20 रुपए में आपको 4 चॉकलेट मिली, 20 रुपए में 4 चॉकलेट मिली, तो एक कितने की है? 5 रुपए की। आपने तुरंत निकाल दिया। कैसे? 20/5। जितने रुपए आपने खर्च किए नीचे मात्रा लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो रेट क्या होता है? रेट होता है रुपीज अपॉन में क्वांटिटी। इसका बिल्कुल उल्टा पीछे कर चुके हैं हम, इसलिए हम इसको बता दिए, लिख दिए। रुपीज कितना है? 300 रुपए, और पहले कितना खरीदा? x खरीदा, माइनस बाद में कितना? 300 रुपए में कितनी किताबें खरीदी? 5 किताबें एक्स्ट्रा, और ये आ गया कितना? अंतर दोनों रेट का आ गया 10। ये अंतर आ गया दोनों रेट का 10। अब कहानी हमारे लिए, या तो हम चाहें, आप लोग अगर समझदार बनना चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, लेकिन स्मार्ट अगर बनना चाहें तो स्मार्ट बनने में क्या होगा? ऑप्शंस उठा के पुट कर दो। इसमें उठा के ऑप्शन रखोगे, जहां डिफरेंस दोनों का 10 आ जाएगा वो अपना आंसर होगा। जैसे 10 ऑप्शन है, 10 यहां डालोगे 30 आ जाएगा, 10 डालोगे 15, 15 दूनी 30, 30 में से 20 घटाओगे 10 आ रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है हमने इसको आप लोगों को समझा दिया है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। बाकी चाहो आप क्वाड्रेटिक बना के इसका यहाँ गुणा करके इसका यहाँ पहले 0 काट देना, फिर x+5 का यहाँ, x का यहाँ, उसको इस तरफ ले आना एक को, फिर तो तुम समझदार हो, आ ही जाएगा आंसर तुम्हारा। एक ये और छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्यों है वो देख लेना। छोटा क्यों बोल रहे हैं हम इसको? छोटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां 6, 9, 6 और 3, एलसीएम कितना? जोड़ नहीं है, जोड़ घटाव है। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 18। सभी में 18 से गुणा करेंगे तो सीधे अपन यहां एलसीएम क्या लिख दें? 18। वहां करोगे 18 से 6 से 3 बार कट जाए, सॉरी हाँ 3 बार कट जाएगा, 45 तिये कितना होगा? 45 तिये हो जाएगा 135। फिर प्लस 9 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, 30 दूनी 60। नहीं काटा है अभी हमने इसको। माइनस 13 के नीचे 6 है, हाँ घटा के भी लिख सकते थे, 10/3 कर सकते थे उसको, ठीक है कर दिया। कर सकते थे इसको 3 से काट देते, ये 3 था, ये काट देते, या फिर 45 में से सीधे 13 घटा देते, 32/6 आ जाता, और यहाँ 10/3 में से 1/3 घटा देते और 9/9 आ जाता, तो पूरा 1 हो जाता। हाँ उससे भी इजीली हो जाता, तो बेहतर है कि और सिंपल कैलकुलेशन समझा दें। ये समझा देते हैं। ये कितना होता? 10/9। 10/9 में से 1/3 घटाना, सॉरी 10/9 नहीं, 10/3, 10/3 में से 1/3 प्लस करना है, हाँ प्लस होगा, 11/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/3। फिर बचा क्या? 13/6 और 45/6, और ये माइनस है तो ये कितना होगा? 32/45 में से 13 जाएंगे, 32/6, और ये बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। इसको भी 6 बना लो, 6 बना लिया, 32 और 22 कितना हो जाएगा?
32 और 22 जोड़ोगे ये हो जाएगा 54 और नीचे कितना 6, आंसर आ जाएगा 9। इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, आप तो सिंप्लीफिकेशन कैसे भी कर लो, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ था भी नहीं, किसी भी तरफ से ले जाते इसकी गाड़ी को, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इसका आंसर हमने ओपन रहने दिया क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ओपन में ही चलने दिया इसको। यदि दो छात्रों की आयु का अनुपात 5:18 है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 15 वर्ष अधिक है। देखो इससे सरल तो क्या ही क्वेश्चन मिला होगा आपको इस पेपर में, नहीं मिले होंगे, इससे भी सरल क्वेश्चन आए हैं। ये अंतर कितना 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना दे रहा है 15 साल, 3 यूनिट दे रहा है हमें 15 साल, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 5 साल। क्या जानना चाहता है, उनकी आयु का योग जानना चाहता है। आयु का योग कितना है 8 और 5 13, 13 पंजे कितना हो जाएगा 65। हाँ तुम बोल रहे होगे तुम्हारा तो पहले ही आ गया था, जब हमने ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया था तभी आ गया होगा, आंसर हो जाएगा 65। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो बहुत टफ क्वेश्चन ये आ गया, वो बोल रहा है इन दोनों को जोड़ दो और इनको जोड़ के घटा दो। इन दोनों को जोड़ोगे 468 और 168, 68 68 कितना होगा 136, 136 और 500 636, 636 माइनस 72 72 144, ये हो जाएगा 244। पहले 200 घटा दिया 400 बचा, फिर 36 भी घटा दिया, 8 और घटाना है, तो 400 में से 8 और घटाना है 392, 392, 392। बहुत टफ क्वेश्चन था घटाने का ये, व्यापम भी ना, टीचर्स ले रहा है स्टूडेंट ले रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के दे देता तो लगता भी बेइज्जती नहीं होती व्यापम की, आप लोगों की भी बेइज्जती है उसमें तो, कि बताओ उसको भी गलत कर देंगे क्या। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, यदि दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। आप लोग समचतुर्भुज समझते हैं, ये समचतुर्भुज होगा, अब ये समचतुर्भुज है, इस समचतुर्भुज में ये विकर्ण, बड़ा विकर्ण, ये छोटा विकर्ण, और आप लोगों को पता है दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। वो बोल रहा है एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर है तो विकर्ण को अगर आधा करेंगे, ये छोटा वाला हमने 6 मान लिया, तो ऊपर कितना हिस्सा 3 और नीचे ये लंब। और दूसरे विकर्ण के बारे में क्या बोल रहा है, ये भुजा के बराबर है। ठीक है, भुजा के बराबर है, अगर भुजा ए है तो ये पूरा विकर्ण भी ए होगा, तो यहां कितना हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब करें, अब क्या लगाना है हमें, अब लगाना है पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाना है तो लगा देते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग 9 धन आधार का वर्ग ए स्क्वायर बटा 4, ये यहां जाएगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4 बराबर 9, 9 से ये काटोगे आ जाएगा ये 3 और 4 यहां जाएगा तो a निकालोगे कितना आ जाएगा 2√3। 4 में से तो वो बाहर आ जाएगा ना, 4 में से तो बाहर क्या आ जाएगा, 4 में से बाहर आ जाएगा 2 और √3 अंदर पड़ा रहा। अब क्या बोल रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 d1 कितना दे रहा है 6 और d2 कितना निकाला 2√3, 2 से 2 काट दो, आंसर कितना आ गया 6√3, 6√3।
आंसर दिखा दें आप लोगों को तसल्ली के लिए, आंसर आ गया 6√3। ट्रेडिशनल है ये क्वेश्चन। जो समचतुर्भुज का रोम्बस का क्वेश्चन है, ये आप किसी भी लेवल पर जाएंगे इसके आसपास क्वेश्चन ही चलता है, तो मानकर चलें ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। मेंस में भी अगर क्वेश्चन दिखेगा तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन दिखेगा, ये मजेदार। तो ये क्वेश्चन ठीक है। एक अपार्टमेंट में प्रत्येक मंजिल पर पहुंचने के लिए x सीढ़ियां चढ़नी या नीचे उतरनी पड़ती हैं। यदि श्रुति भूतल से सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है और 14वीं मंजिल पर पहुंच जाती है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहुंचती है और फिर से 6वीं मंजिल पर आ जाती है, 14 पर गई, फिर 6वीं पर आ गई और फाइनली कितने पर पहुंच गई, 10वीं मंजिल पर वो पहुंच जाती है। और फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके द्वारा चढ़ी गई कुल सीढ़ियां। वो क्या बोल रहा है, चढ़ी गई कुल सीढ़ियां, मतलब काउंट सिर्फ कौन सा करना है, चढ़ने वाला काउंट करना है, उतरने वाला काउंट नहीं करना, और सभी मिला के कितना हो जाएगा 360। तो चढ़ी कितनी उसने, देखो एक मंजिल तक पहुंचने में x सीढ़ियां हैं, तो पहले 14 मंजिल चढ़ी, तो कितनी सीढ़ियां चढ़ी उसने, 14x। फिर उसके बाद नीचे आ गई वो 6वीं मंजिल पर, हमें कोई मतलब नहीं है नीचे उतरने से। वापस वो कितने पर पहुंच गई, 10 पर पहुंच गई, मतलब 4x और चढ़ी, और ये मिला के कितना हो गई 360। 18x, 18 से यहां भाग लगाओगे, x बराबर क्या आ जाएगा 20। तो एक मंजिल पर कितनी सीढ़ियां हैं 20, एक मंजिल पर सीढ़ियां हैं 20, और अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये भी समझा दिए हम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, इसको एक्सपेंड कर दो तो क्या आ जाएगा, a² + b² का फॉर्मूला पूछ रहा है। एक्चुअली में वो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a², हाँ a² मतलब x² प्लस b² मतलब कितना होगा 4/x², फिर उसके बाद प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 2/x। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा x² प्लस 4/x² प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा 4, ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर होगा x² प्लस 4/x² प्लस 4। ज्यादा कुछ है भी नहीं, रुकना भी नहीं है। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक आयताकार पार्क का परिमाप 34 मीटर है जबकि इसका क्षेत्रफल 60 है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम, डायग्राम बनाते हैं एक। ये डायग्राम, इसमें क्षेत्रफल कितना 60 और 2 ऑफ l + b कितना दे रहा है 34, तो ये कितना हो जाएगा 17। ये हो जाएगा l + b बराबर हो जाएगा 17 और LB बराबर कितना दे रहा है 60। और यहां से लैंग्वेज के फॉर्म में ये क्या बोल रहा है, दो संख्याएं जोड़ के 17 और गुणा करके 30, संख्याएं जोड़ के 17 और वो भी समबाहु समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक समकोण त्रिभुज में दोनों संख्याओं का गुणा करके, दो संख्याएं जोड़कर, ये L और B है ना, दो संख्याएं जोड़ के कितना है 17 है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है फेमस, ये कितना होगा 5, ये होगा 12, तो जो विकर्ण है वो कितना हो जाएगा 13। एक बात ये जो आपके सभी के दिमाग में आ गई, अगर नहीं आई सॉल्व करना ही है, तो विकर्ण एक्चुअली में कितना होता है, विकर्ण होता है √(l² +
बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो, वर्क करो, पीछे ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसका वर्क करोगे क्या हो जाएगा, 17 का वर्क करना पड़ेगा। अब ये आना चाहिए, 17 का वर्क कितना होता है 289 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी कितना है, एल बी कितना है 60, ये 120 यहां जाएगा, कितना बचेगा 169 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना डालोगे 169, बाहर कितना निकल के आ जाएगा 13, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, किसी भी अप्रोच से आप लेकर जाते इजीली ये हो जाता। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों से नंबर से है। जैसा वो बोल रहा है वैसा हम कर देंगे, जैसा वो चाहता है वैसा हम कर देंगे। वो हमसे बोल रहा है दो क्रमागत संख्याएं हैं का योग, दो क्रमागत संख्याओं के योगफल का 7 गुना, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल का 7 गुना। क्रमागत संख्या हम क्या ले लें, x और x प्लस 1 ले लें, उनके बीच के सम संख्या के 15 गुना से एक कम है। ठीक है, हम पहले ही सम संख्या ले लेते हैं, दो संख्याओं के योगफल का 7 गुना, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, बाहर 7 गुना 7 और जोड़ोगे 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 जोड़कर दोनों को, वो बोल रहा है उन संख्याओं के, इन दोनों संख्याओं में बीच में जो सम संख्या है उसके 15 गुने से एक कम। तो सम संख्या x अपन ले लेते हैं, पहले ही सम संख्या अपन ले रहे हैं, सम संख्या ली 15 गुने से एक कम 15x माइनस 1। अब 7 दूनी 14x यहाँ है, ये इस तरफ आ जाएंगे तो क्या बचेगा, एक बार x बचेगा, ये माइनस इस तरफ जाएगा, 7 एकम 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो संख्या पहली वाली कितनी आ गई 8, तो ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 9। क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 और 9, 8 और 9 हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई संदेह नहीं इसमें। अब चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न वो पूछ रहा है ये कितनी घात का बहुपद है। इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कितनी घात का ये बहुपद है। तो कितनी घात है, जो मैक्सिमम पावर होती है वही इसका आंसर होती है। तो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो द्विघात हो जाएगा। कहां पहुंच गए हम, क्वेश्चन नंबर 67। 5 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। अगला सवाल, इसका जीरो एक बहुपद वो दे रहा है और उसका जीरो वो हमसे जानना चाहता है, इसका जीरो जानना चाहता है। तो पूरे के बराबर में क्या लिख दो, जीरो लिख दो। तो पूरे के इक्वल टू में अपन लिखते हैं जीरो, तो -6x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो -6x यहां आ जाएगा, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। और कुछ तो नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका शून्यक हो जाएगा 1, x की वैल्यू वो पूछ रहा है एक्चुअली में। अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है फिल और मैक्स के मोबाइल पर ऐप का रेशियो 9:5 है। दोनों के मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल है, 9:5 के रेशियो में है, उनके बीच ऐप की संख्या का अंतर 24 है। अभी किया है हमने ऐसा क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है 9:5 में जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है, और ये बोल रहा है 24, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 6। वो क्या बोल रहा है, फिल के मोबाइल पर ऐप की संख्या। तो पहला वाला पार्ट फिल का है, तो 9 हो जाएगा 54 एप्स, 54, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 54 एप्स। अब चलेंगे आगे। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति
किसी वेंडर से रुपए 2774 प्रति आइटम में 5 आइटम खरीदता है। 2774 रुपए में वो 5 आइटम, एक आइटम 2774 रुपए का लेता है और ऐसे 5 आइटम लेता है और पाता है कि एक अन्य विक्रेता इसे 1576 रुपए आइटम प्रति आइटम में बेच रहा है, तो कितना पैसा बचा सकता था यदि उसने पूर्व विक्रेता के बजाय बाद वाले विक्रेता से खरीदा होता। वो बाजार गया। जनरली ऐसा होता है कि आप कहीं से कोई सामान लेकर आओ, दूसरी दुकान पर बैठो, वो पूछता है भाई साहब कितने का लेकर आए, बोलता है इतने का लेकर आए, अरे आप वहां से इतने का लेकर आ गए, हम इतने में दे देते आपको। तो वैसे ही वो 2774 का एक खरीदा, ऐसे वो 5 आइटम खरीदा और दूसरी दुकान पर बैठा, उसने बोला 1576 में मैं आपको दे देता। तो एक आइटम कितने कम में पड़ता ये देखना। अगर घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2700 में से पहले तो 1500 घटा दो, तो 2700 में से 1500 घटाए तो बचे कितने, 1200। फिर 74 है और वहां 76 है, 2 एक्स्ट्रा और घटाने हैं, तो पहले उसमें से 74 घटाए तो 1274 से कितने बचे, 1200। 2 और घटा दोगे तो एक पर वो ठगा कितना गया, वो ठगा गया एक पर 1198। और ऐसे कितने आर्टिकल, 5 आर्टिकल, 12 पंजे 60, तो 5990 रुपए वो ठगा गया। 5990 रुपए, ऑप्शन नंबर ए, 5990 आ गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सभी को समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, रिक्वेस्ट ही कर रहा है, ही तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। P और Q की वर्तमान आयु का योग R की वर्तमान आयु के बराबर है। मतलब P प्लस Q बराबर क्या है, P प्लस Q बराबर है R। अब से K वर्ष बाद R की आयु P और Q की आयु के योग से 20 वर्ष अधिक होगी। K वर्ष बाद R की एज P और Q के आयु के योग से 20 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, K वर्ष बाद अगर आयु अपन देखेंगे तो K वर्ष बाद इनकी कितनी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी P प्लस Q प्लस 2K, P प्लस Q, दोनों की K बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, प्लस 2K, और इसकी भी तो K बढ़ जाएगी। तो ये एक्चुअली में कितनी हो जाएगी, R की कितनी हो जाएगी, PQR, R की हो जाएगी R प्लस K। वो बोल रहा है K वर्ष बाद R की आयु P और Q की आयु के योग से 20 वर्ष अधिक होगी। तो इनकी आयु के योग से कितनी है, 20 वर्ष अधिक। इसमें 20 हम जोड़ देंगे, सीधा सीधा हमारा काम हो जाएगा। इनकी आयु के योग से, इनकी आयु का योग क्या है, इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग है R प्लस K, सॉरी, ये R प्लस K 20 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब R की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, R प्लस K बराबर क्या हो जाएगी, 20 वर्ष अधिक। अब इसमें R की वैल्यू अपन क्या पुट कर सकते हैं, R की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं P प्लस Q, या P प्लस Q की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, R प्लस P प्लस Q की जगह R लिख सकते हैं। तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो K एक्चुअली में कितना हो गया, K इज इक्वल टू आ गया 20, K बराबर 20 आ गया। K वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद बोल रहा था वो, तो क्या जानना चाहता है, K का मान जानना चाहता है। K कितना आ गया, 20, ऑप्शन नंबर सी। या देखो, अगर ये स्टेप समझ नहीं आया हो, ये स्टेप क्या बोल रहा है, 20 वर्ष कम होगी। K वर्ष बाद R की आयु P प्लस Q की आयु के 20 वर्ष कम होगी। तो 20 वर्ष कम होगी, 20 जोड़ दो, बराबर हो जाएगी। या कम या अधिक का मतलब दोनों का डिफरेंस। इनकी आयु ये होगी, इसकी होगी R प्लस K, इनकी आयु में से R प्लस K घटाओगे कितना आ जाएगा, 20, और R प्लस K इस तरफ लेकर जाओगे तो वो प्लस में लिखा जाएगा। इस तरह से एक इक्वेशन हमारा पूरा बन जाएगा। अब चलते हैं हम अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले
एक वर्ग के अंदर बने एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ए स्क्वायर हमें कितना दे रहा है? ए स्क्वायर हमें दे रहा है, ये ए स्क्वायर हमें दे रहा है 1764। अब ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये पता करने के लिए बड़ी सिंपल सी कहानी है। 1600 तक किसका वर्ग हो जाता है? 40 का। 1600 तक हो जाता है 40 का वर्ग। ए स्क्वायर बराबर 1764। इकाई के अंक पर क्या है? 4। अब किसका वर्ग करें इकाई के अंक के हिसाब से 4 बन जाए? तो 2 के वर्ग से 4 बन जाता है, तो आप लोग सॉल्व करके देखते रहना। ये ए कितना आ जाएगा? ये ए आ जाएगा 42। दूसरा हम समझाते हैं और कई बार हमने समझाया है। 50 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 50 से कितना कम है? 8 कम है। 25 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1700। 1764। ये 42 का वर्ग है, तो ए बराबर आ गया 42। लेकिन ये क्या है? पूरा 42 है, तो आधा कितना हो जाएगा? 21। क्या बोल रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21। ये काट दो, 3 बार कटेगा। 21 का 22 में करोगे, 21 21 441 और 21 462, और 462 का 3 गुना 1200 और 186 1386 1386 1386। ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने आज देखा थर्ड पार्ट। जल्दी ही हम फोर्थ पार्ट के साथ में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम। थैंक यू।